हाय एवरीवन, आर्या सिंह यूपीएससी सीएससी में आपका स्वागत। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग क्या कवर करने जा रहे हैं। आज के क्लास में हम रिवीजन करेंगे जितनी भी पिछली क्लासें हम उसका आज हम रिवीजन करेंगे। तो कितनी क्लासें हो चुकी है अभी तक? 7। तो 1 से 7 तक जितनी भी चीजें हम पढ़ी उसको आज हम रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी मेरे साथ रिवाइज करिए। तो सबसे पहले जानते हैं हमने यूनिट 1 से कवर किया था, ठीक है। स्टार्टिंग सिलेबस के हिसाब से हमने यूनिट 1 से स्टार्टिंग किया था पढ़ना। और ये जीएस पेपर कितने भी, ठीक है। तो ऐतिहासिक आधार है, ये जान लेते हैं। विकास, विशेषता, संशोधन, ऐतिहासिक आधार, विकास, प्रावधान और बुनियादी संरचना, ये ऐतिहासिक आधार। और उसके बाद कंपनी का शासन। कंपनी ने हम पे कितने वर्षों तक शासन किया? 1773 से लेके 1858 तक, इतने वर्षों तक उसने हम पे शासन किया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ जो व्यापार करने आई थी, अब वो हम पे शासन करने लगी। उसके बाद इतने वर्षों तक हम पे शासन करते रहा। और इस ऐतिहासिक आधार में क्या क्या चीजें आई? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का गुड्स इंडिया एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट और 1813 का चार्टर एक्ट। और एक चीज और थी, बंगाल जुडिशरी एक्ट। ये भी बंगाल जुडिशरी एक्ट। उसके बाद 1833 का चार्टर एक्ट। तो ये तो हो गया ऐतिहासिक आधार, ठीक है। चलिए अब इसके आगे कवर करते हैं। अब इसके बाद हम जानते हैं कि भारतीय संविधान का ऐतिहासिक आधार कैसे विकास किया, ताज की राह पे कैसे चला, ठीक है। तो ताज का शासन, ताज का शासन 1858 में आया। इससे पहले हम पे ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करती। अब ये शासन करेगी ताज क्वीन, ब्रिटिश की महारानी। इसमें क्या किया है? भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद 1861, भारत परिषद 1852, भारत परिषद 1909, फिर आया भारत शासन अधिनियम 1919, फिर भारत शासन अधिनियम 1935 आया। टाइपिंग मिस्टेक इधर से इधर, सॉरी। उसके बाद आया भारत शासन अधिनियम 1947, ठीक है। आप जानते हैं कि 1773 के प्रमुख प्रावधान क्या है, ठीक है। हमने तो इतना ऐतिहासिक आधार जान लिया। अब जानते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के प्रमुख प्रावधान क्या क्या है। तो चलिए अब हम लोग ये कवर करते हैं। तो कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की संरचना में परिवर्तन किया गया। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पहला एक्ट था कंपनी के लिए, जो ब्रिटिश से आया था रेगुलेट करने के लिए इस कंपनी को। तो इसमें कंपनी की कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की संरचना में परिवर्तन करने के लिए और इसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद का सृजन किया गया, ठीक है। पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करती थी, वहां से रूल बनकर नहीं आया करता था।
सिर्फ ऐसे ही यहाँ व्यापार करने के लिए आई थी। लेकिन जब ये कंपनी धीरे धीरे क्षेत्र विस्तार करने लगी भारत में, तो ब्रिटिश क्राउन को, सरकार को ये डर लगने लगा कि ये छोटी सी कंपनी जब भारत पर इतने बड़े देश पर कब्जा कर सकती है, तो कल को ये बलवान हो जाएगी तो पे भी कब्जा कर सकती है। इसीलिए इस पे एक्ट, नियम पारित करके भेजने लगी ब्रिटिश सरकार कि हम इसको रेगुलेट करेंगे। और ये रेगुलेटिंग एक्ट या ब्रिटिश सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी पे कैसे रेगुलेटिंग एक्ट लागू किया, अपने अंदर में ये कानून बनाकर भेजने लगी। पहले तो ये जान लेते हैं। तो जब भारत में, सॉरी, ये इंग्लैंड हो गया, ये तो आपको पता ही, भारत। जब यहाँ से एक व्यापारी व्यापार करने के लिए यहाँ आया, तो पहले तो इसने छोटी सी जगह मांगी भारत के राजाओं से कि हमें छोटी सी जगह दे दो, यहाँ हम व्यापार करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे, आपको भी मुनाफा होगा और हमें भी मुनाफा होगा, ठीक है। तो राजाओं ने सोचा कि चलो भाई, हमें भी फायदा हो जाएगा, तो उन्होंने पनाह दी। तो ये कंपनी धीरे धीरे व्यापार करने लगी, ठीक है। और उसके बाद ये जब यहाँ रहने लगी, तो हिस्ट्री में तो आप जानते ही, पढ़ते ही होंगे कि जब प्रांतों में, राजाओं में, अलग अलग राजाओं में जब तो ये कंपनी तो यही रहती। जब इनके पास सेना भी, जब ये यहाँ से व्यापार करने के लिए आई, तो ये अपने साथ सेना भी तो लाएंगे। व्यापार कैसे करेंगे, अपनी सुरक्षा के लिए भी रखना है ध्यान, इसलिए वो सेनाएं भी यहाँ से लेकर आए। तो जब प्रांतों में, राजाओं में मतभेद होता था, तो जो राजा होता था, इनके पास आता था मदद के लिए कि हमें मदद चाहिए सेनाओं की, हमें युद्ध लड़ना, हमें युद्ध जीतना है। तो आपस में इन लोगों को लड़ते हुए देख के ईस्ट इंडिया कंपनी सब कुछ जानने लगी कि ये अंदर से मजबूत नहीं है, सिर्फ से ही देखने में लगते हैं कि बलवान है या कुछ भी है। लेकिन जब ये यहाँ व्यापार करने लगा और आंतरिक चीजों को जानने लगा, अब एग्जाम्पल के तौर पे जान लीजिए कि आपका घर है और आपके यहाँ कोई और अनजान आदमी आ जाए कि हमें रहने दो, तो आप तो दया करके या कुछ भी सोचेंगे मानवता के तौर पे कि हाँ चलो भाई इसकी मदद करते हैं, इसको रहने देते हैं। आप अच्छे भलाई के लिए बोलेंगे, आपको भी कुछ मदद हो जाएगी घर में और उसका भी भला हो जाएगा, तो आपने उसको रहने दिया। ये बात तो हो गई। लेकिन जब अपने घर में, आपके खुद के घर में या मेरे ही घर में मतभेद सबके यहाँ होता है, थोड़ा ज्यादा कम बहुत सबके यहाँ होता ही है, किसी के यहाँ ज्यादा किसी के यहाँ कम। तो मतभेद आपस में होने लगे, तो जो बाहर से इंसान आया, मान लीजिए ये आपका घर, ठीक है, मेरा ही घर, मान लीजिए ये मेरा घर, और यहाँ से कोई व्यक्ति आया रहने के लिए, ठीक है, मैंने रहने दिया इसे। जब मेरे घर में मतभेद आपस में होने लगे और ये आदमी यहाँ रहेगा, मेरे घर के हालात के बारे में इसको तो मालूम होगा ही। इस घर के हालात क्या है, पहले ये एक आदमी को कब्जा करेगा, फिर दूसरे आदमी को कब्जा करेगा। ये कब्जा कैसे करेगा, जब आपस में मतभेद हुआ तो दिल के पास निकालने के लिए हम, मैं या मेरे घर में कोई इसके पास बैठेंगे और जानेंगे, बोलेंगे, दिल से बात करेंगे, तो वो जानेगा ना कि इसकी कमजोरी क्या है। तो ऐसे ही घर के हर सदस्य इसके पास जाएंगे, अपनी बातें करेंगे, भड़ास निकालेंगे, तो सबको ये जान जाएगा कि ये कैसा है और ये कैसा है। तो ऐसे ही ये ईस्ट इंडिया कंपनी, जब एक राजा इसके पास आया कि हमें मदद चाहिए, दूसरा राजा आया, फिर तीसरा राजा आया, ऐसे ही हर प्रांत के राजा इसके पास आते, मदद चाहिए, हमें मदद कर दो, हमें युद्ध करना है। तो ये मदद तो करता था, लेकिन ये सारे हालात भी जानने लगा। तो ऐसे करते करते ये बहुत से प्रांतों में कब्जा कर लिया। जब ये युद्ध में जाता था तो इसका भी खर्च होता था, राजा से लेता था, लेकिन इसके भी तो
के खर्च होते थे, सैन्य को रखता था, फिर ब्रिटिश की सरकार को भी यहाँ से पैसे भेजना होता था, तो इसके भी तो खर्च होते थे। और खुद का निजी व्यापार भी ये लोग करते थे, कंपनी का कम और अपने लिए ज्यादा व्यापार करते थे। अगर यहाँ का कोई माल है तो कंपनी के लिए दे रहा है, तो क्या यहाँ के व्यापारियों से बोलेगा मैं 5 रुपए दूंगा, मेरे ऑफिस में आना शाम। तो ये अपने लिए व्यापार ज्यादा करने लगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी अंदर से तो कमजोर हो गई और ये युद्ध में भी जाने लगा। जब युद्ध करते करते इसकी हालत खराब हो गई तो 1773 से पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट में ईस्ट इंडिया कंपनी ने लोन की अर्जी लगाई। उनकी अर्जी लगाई कि हमें चाहिए, हमारी हालत खराब है, लेकिन क्या करे, इंग्लैंड की सरकार गुस्सा तो बहुत आया और ये सब कुछ जानने लगा कि निजी व्यापार करता है, कंपनी घाटे में जा रही है, लेकिन फिर भी ये लोन दे दिया इस कंपनी को, लेकिन कुछ शर्तों पे दिया कि मेरा कानून चलेगा, मैं जैसा बोलूंगा वैसा ही होगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी तो अंदर से कमजोर थी, उसकी हालत खराब ही थी, तो उसने सब कुछ स्वीकार कर लिया कि हाँ चलो हम मान लेते हैं, आप जैसा कहोगे वैसा हम मानेंगे। तो ये लोन लिया और ये जितनी भी सारी चीजें थी वो मान लिया। तो इसीलिए सबसे पहला रेगुलेटिंग एक्टिविटी सरकार ने कंपनी पे 1773 में भेजा, रेगुलेट करने के लिए, इस कंपनी को नियंत्रण करने के लिए। अब ये कंपनी इसके अंडर में चली गई, अब ये जैसा बोलेगी वैसा करेगी ये ईस्ट इंडिया कंपनी। तो सबसे पहले 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट पारित करके आया वहां से ब्रिटिश से, और इस कंपनी को रेगुलेट करने के लिए। और इसके बाद इस कंपनी पे नियंत्रण रखने के लिए एक गवर्नर जनरल भी इस एक्ट में जो पद था, इस एक्ट में लिख कर आया कि एक गवर्नर जनरल भी रहेगा, ठीक है। तो ये सबसे पहले तो बंगाल पे कब्जा किया, बड़ा क्षेत्र था और सबसे मतलब कि सब चीज यहाँ यहाँ ज्यादा थी। तो इस एक्ट में क्या लिख कर आया कि बंगाल का गवर्नर जनरल भी रहेगा एक, और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की सहायता हेतु 4 सदस्य परिषद भी रहेंगे। एक तो यहाँ बंगाल में गवर्नर जनरल रहेगा, कौन रहेगा, गवर्नर जनरल। और इसकी मदद करने के लिए, इसकी मदद करने के लिए और 4 लोग रहेंगे, ठीक है। इस एक्ट में ये पारित होकर आया। अब गवर्नर जनरल की सहायता हेतु 4 सदस्य तो परिषद में आ गए। अब ये जान लेते हैं कि पहला गवर्नर जनरल था कौन, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वॉरेन हेस्टिंग। ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना, ठीक है। ये तो प्रथम गवर्नर जनरल बना ही बंगाल का। और उसके बाद 4 सदस्य कौन कौन थे ये भी जान लेते हैं, इसको मिटा दे। तो वॉरेन हेस्टिंग और 4 सदस्य बारवेल, क्लेवरीन, फ्रांसिस और मॉनसन, ये हुए 4 सदस्य। वॉरेन हेस्टिंग को मदद करने के लिए इस परिषद में आए थे।
और गवर्नर जनरल को परिषद में केवल मत बराबर होने की स्थिति में ही निर्णायक मत देने का अधिकार। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये जो बोलता है अगर ये सही है या नहीं, लेकिन अगर जो गवर्नर बोलेगा, जो वॉरेन हेस्टिंग बोलेगा, जो बोल दिया वही होगा, ठीक है। ये अधिकार उसको दिया गया। और इस परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों तक निर्धारित किया गया। ये जो लोग हैं, ये जो लोग हैं, ये वॉरेन हेस्टिंग हुआ चाहे कोई भी, तो 5 साल तक यहाँ काम करेगा। पांच साल तक काम करेगा और इनकी नियुक्तियां कंपनियों द्वारा होगी, ठीक है। तो ब्रिटिश सम्राट द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की सिफारिश पर इन सदस्यों को समय से पूर्व ही पद से हटाने का प्रावधान इसी में था कि अगर जो इसमें से कोई भी यहाँ से ब्रिटिश सरकार से इस संसद में अगर जो बोलेगा कि इन सदस्यों को हटाना है तो इनका समय पूरा हो या ना हो, लेकिन इनको इनकी सिफारिश पे हटा दिया जाएगा, ठीक है। ये भी प्रावधान इसी में आया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में है। और कुछ विशेष मामलों में मद्रास तथा बम्बई की प्रेसिडेंसियों के अधीक्षण का भी अधिकार दिया गया। यहाँ के भी जो गवर्नर जनरल थे बंगाल या मद्रास के, ये भी अगर जो कोई भी कार्य या कोई कानून पारित करेंगे तो ये बंगाल के गवर्नर जनरल से पूछ के ही पारित करेंगे। अगर ये जो बोलेंगे तभी पारित होगा। इस अधिनियम में ये भी आया। और कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई 1774 में। इसको 1773 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई कलकत्ता में। और कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार भी प्रतिबंध लगाया गया इसी एक्ट में। कर्मचारियों पर निजी व्यापार पर प्रतिबंध। और कंपनी के कर्मचारियों द्वारा उपहार और भेंट लेने पर भी प्रतिबंध। क्या करते थे कि ये तो निजी व्यापार करते ही थे और जो राजाओं को मदद करते थे तो उपहार के तौर पे इनको बहुत सारी चीजें देती थी। तो इस एक्ट में उस पे भी प्रतिबंध लगाया गया। ये भी इसी एक्ट में पारित होकर आया था। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना तो की गई, पर भारतीयों की न्यायिक व्यवस्था के इतिहास में एक अद्भुत घटना थी। अभी तक भारत में सुप्रीम कोर्ट या कोई भी ऐसा चीज नहीं था। सिर्फ राजा ही फैसला करते थे अपने अपने प्रांतों में। ये कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं था। ये नहीं था। इतिहास में पहली बार 1773 में ही भारत में इसकी स्थापना की गई। भले ही वो ब्रिटिश सरकार के अंदर रहा हो या उनके कर्मचारियों के लिए रहा हो, लेकिन इस देश में पहला सुप्रीम कोर्ट 1873 में रेगुलेटिंग
एक्ट में पारित होकर आया है कि कलकत्ता में अब सुप्रीम कोर्ट रहेगी। ऐतिहासिक बात तो है ही। और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के दूरगामी प्रभाव सिद्ध हुए, क्योंकि इससे पूर्व भारत में जो भी न्यायिक व्यवस्था प्रचलित थी वह धार्मिक आधारों पर केंद्रित थी। पहले जो भारत में जो भी जितने भी राजा थे सब अपने धर्म पे जाति पे फैसला सुनाते थे। सुप्रीम कोर्ट निष्पक्ष होकर फैसला सुनाती है। ये बात भी इसी एक्ट से हम लोगों ने सीखा और ये पारित होकर आया। किंतु सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के साथ साथ भारत में पाश्चात्य न्याय की अवधारणा लागू हुई, जो कि लिखित कानूनों पर आधारित। एक तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई ही, और दूसरी में यही 'पाश्चात्य न्याय' का मतलब क्या हुआ? पश्चिम से आए हुए कानूनों का लिखित में यहाँ कानून लागू। पाश्चात्य ब्रिटिश तो पश्चिम में ही है ना, इंग्लैंड, तो इसीलिए इसे पाश्चात्य न्याय। जो इस एक्ट में लिख कर आया, क्या लिखा नहीं लिखा, कौन से कानून थे कौन से नहीं, ये पाश्चात्य न्याय लिखित में, ऐसे ही मुंह से नहीं कि आपने बोल दिया हमने लागू कर दिया, नहीं, लिखित में साक्षात आया वहां से और यहाँ लागू हुआ इतिहास में पहली बार। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान लागू कब से हुआ? 1774 से। इस एक्ट में तो लिख कर आया 1773 में, लेकिन 1774 में सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में स्थापित हुई और एक मुख्य न्यायाधीश इसमें तो न्याय करने के लिए जज रहेंगे ना भाई, एक सुप्रीम कोर्ट में, तो एक मुख्य न्यायाधीश, और वो मुख्य न्यायाधीश कौन थे? लॉर्ड एल्जिन इम्पे। ये भारत के पहले न्यायाधीश थे, मतलब ब्रिटिश सरकार की तरफ से ये भारत में आए हुए पहले न्यायाधीश थे। सॉरी, बोलने में मिस्टेक हो गई। लॉर्ड एलिस इम्पे, और इनकी मदद के लिए 3 और न्यायाधीश भेजा गया। जैसे गवर्नर जनरल की मदद के लिए 4 सदस्य भेजे गए, वैसे ही इनकी मदद के लिए 3 सदस्य भेजे गए। और ये 3 सदस्य कौन थे? चेम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड। ये भी लिखते हैं। ये मुख्य न्यायाधीश हुए और इनकी मदद के लिए ये 3 सदस्य भेजे गए। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट से विधि के समक्ष समता, कॉमन, विधि के न्याय, नौसेना विधि तथा धार्मिक न्याय के रूप में कार्य करने की अपेक्षा, मतलब सबके लिए समान कानून होगी, सबके लिए समान न्याय होगी, और सैनिक नौसेना के लिए भी धार्मिक न्याय के रूप में कार्य करने की आवश्यकता। जो यहाँ से नौसेना आएंगे समुद्र से, इधर से व्यापार करने के लिए नौसेना ही जहाज पे सामान ले जाएंगे, उनके धार्मिक न्याय की भी ये अपेक्षा रखती है अपने अंदर काबिलियत की, ये फैसला सुनाएगी उनके आधार पे। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक प्रक्रिया ब्रिटेन में प्रचलित न्याय की विधियों के अनुसार ही होगी। यहाँ से ही कानून आया, भारत में आया, लेकिन भारत के हिसाब से नहीं चलेगा, यहाँ इंग्लैंड के ही हिसाब से यहाँ कानून चलेंगे, ये भी इसमें लिख कर आया।
और समस्त ब्रिटिश एवं भारतीय प्रजा को न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है, चाहे वह यहाँ कंपनी में ब्रिटिश से आए हुए लोग हो, कर्मचारी हो या भारत के कोई भी सदस्य हो, उनको अपने न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की अनुमति है। उनका अधिकार है कि सुप्रीम कोर्ट जाए और अपने फैसले के लिए वहां अर्जी लगाए। इनको ये अधिकार दिया गया भारतीयों को। और कंपनी संबंधित गतिविधियों एवं मामलों में सभी सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक क्षेत्राधिकार में सभी सभी यहाँ जो कंपनी के जितने भी मामले हैं सब सुप्रीम कोर्ट के अधीन, यही सब फैसला सुनाएंगे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ही। ठीक है, अब जानते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या है, उनके प्रावधान क्या है। अब जानते हैं उनके प्रावधान। कोर्ट ऑफ अब इनके प्रावधान क्या क्या है, अब ये जान। तो इनका कार्यकाल 4 वर्ष, और इनमें जितने भी सदस्य कितने होंगे, 24 सदस्य। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का कार्यकाल 4 वर्ष रहेगा और इसमें 24 सदस्य रहेंगे, 24 से ज्यादा नहीं। और 25% प्रति वर्ष रिटायर किए जाएंगे। ये भी था 25% प्रति वर्ष रिटायर किए जाएंगे, जो भी पुराने हो जाएंगे हर वर्ष 25% हर व्यक्ति को बाहर किया जाएगा और 25% हर वर्ष उनको अपॉइंटमेंट किया जाएगा। और पहली बार ब्रिटिश कैबिनेट को भारतीय मामलों के नियंत्रण का अधिकार, इसमें ये भी पारित होकर आया कि ब्रिटिश सिर्फ कंपनी के मामले नहीं, भारतीयों के मामले को भी आपको न्याय देना है। ठीक है, ये भी इसी में आया था। और डायरेक्टर्स को वित्त विभाग एवं सचिव के सम्मुख सैनिक एवं असैनिक सभी प्रशासनिक पत्र व्यवहार को प्रस्तुत करने का प्रावधान। ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है वो वित्त विभाग जो और सचिव जो ब्रिटिश सरकार के पार्लियामेंट में बैठते हैं इंग्लैंड में, उनको सैनिक हो या असैनिक हो या कुछ भी हो, कोई भी यहाँ भारत में हो, प्रशासनिक कारण हो या कोई भी चीज, तो वो सचिव को वहां भेजेंगे, पत्र व्यवहार करेंगे। ये ही इसी एक्ट में आया था। और ब्रिटिश सम्राट द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की सिफारिश पर इन सदस्यों को समय से पूर्व भी पद से हटाने का प्रावधान इसी में आया। तो पहले भी था और इसमें भी हटाने का प्रावधान है कि अगर जो इसमें कोई भी व्यक्ति
चाहे कोई भी काम ठीक से नहीं होता है तो इनको हटाया जा सकता है समय से पहले। और कुछ विशेष मामलों में मद्रास तथा बम्बई की प्रेसिडेंसी के अधीक्षण के अधिकार दिया जाएगा। ये हम सब तो हमें पहले ही जानिए, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि इसके आगे क्या, हमने इतना कवर किया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब हम अभी अभी के बारे में जानेंगे हमारे संविधान में कि इसी से हम लोगों ने क्या सीखा। तो हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा इसमें से क्या अपनाया गया, अब ये जान लेते हैं। अभी तक तो ब्रिटिश सरकार ने कंपनी पे 1773 में क्या क्या नियम, क्या क्या प्रावधान वहां से पारित करके भेजे, अभी तक ये हमने जाना। अब हम जानेंगे कि इसी से हम लोगों ने क्या सीखा, हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या सीखा और क्या क्या लिया इनसे। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल ऑफ पद का सृजन किया गया था। तो यही गवर्नर जनरल और बंगाल ऑफ पद आगे चलकर 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जो अभी का गवर्नर जनरल है 1833 में, बंगाल का अब 1833 में भारत का बन जाएगा। आगे चलकर हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम यहीं तक रिवीजन करते हैं, अगले क्लास में इससे आगे करेंगे।